देखो यार, मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन मेरे लिए व्हाट इफ का 8th एपिसोड सबसे बेस्ट था, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें थी जो एमसी में पता नहीं कब होंगी, जैसे कि वॉचर और अल्ट्रॉन की फाइट, इन्फिनिटी स्टोन्स की फुल पावर, एक सेलेस्टियल की डायरेक्टली मौत और मल्टीवर्स का एक्सेस, सब कुछ एक साथ। बाकी इस एपिसोड में और क्या था और ऐसे क्या माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस थे जो आप सबके मन में उठे होंगे, आज हम उन्हें ही जानेंगे। वो शुरू करने से पहले लाइक के बटन को स्मैश कर देना। आज का लाइक सिर्फ 9000 लाइक्स के लिए है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू होते सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि न्यूक्लियर ब्लास्ट वाले रेडिएशन से भरे एनवायरनमेंट में आखिर नताशा और क्लिंट घूम कैसे रहे थे, क्योंकि शुरू के ये सीन्स अल्ट्रॉन की पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने के बाद के हैं, जो बहुत सारी थी। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन यही है कि ये टाइम एज ऑफ अल्ट्रॉन के काफी बाद का है एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तक इन्फिनिटी वॉर शुरू होनी थी, क्योंकि आगे के सीन्स में इसी टाइम थैनोस भी माइंड स्टोन के लिए अर्थ पर आया था, यानी कंप्लीट 3 इयर्स, जहाँ रेडिएशन के मेजर पोस्ट इफेक्ट 1 to 5 इयर्स तक रहते हैं, जितना मैंने गूगल से पढ़ा, बट ये फिर भी वेरी कर सकता है। मतलब हम मान के चल सकते हैं कि अभी तक रेडिएशंस काफी कम हो गई होंगी। सेकंड सवाल, हॉकाई अल्ट्रॉन के रोवर्स के सामने गायब कैसे हुआ था? तो जो लोग एमसी में नए होंगे उन्हें शायद ये पता नहीं होगा, बट ये वही रेट्रो रिफ्लेक्टिव पैनल वाली टेक्नोलॉजी है जिससे हेली कैरियर गायब होता था। मतलब हॉकाई हैरी पॉटर की तरह कोई जादूगर नहीं बना है। थर्ड क्वेश्चन, एपिसोड में दिखाई ये कौन सी जगह थी जहाँ से अल्ट्रॉन अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ही न्यूक्लियर कोड्स को हासिल कर लेता है, क्योंकि हम जानते हैं हर देश के पास अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल रहता है ताकि कोई दूसरा देश उन्हें यूज ना कर ले। जिसका जवाब है नेक्सस, हब ऑफ इंटरनेट, जो नॉर्वे में है, यानी पूरी दुनिया के इंटरनेट का सेंटर पॉइंट, जहाँ से ही अल्ट्रॉन ने सारे इंटरनेट को अपने कंट्रोल में लिया। मतलब फिर चाहे वो तुम्हारा फोन हो, सैटेलाइट्स या फिर न्यूक्लियर कोड्स, अल्ट्रॉन सब कुछ एक्सेस कर सकता था। फोर्थ क्वेश्चन, एपिसोड में अल्ट्रॉन ने थैनोस को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? विजन तो इतना पावरफुल कभी नहीं था। तो यहाँ पर एक बात है जो इस चीज को काफी आसानी से एक्सप्लेन कर देगी। मूवीज में विजन एक्चुअली अल्ट्रॉन, जाविस प्लस माइंड स्टोन का कॉम्बिनेशन है, जिस वजह से उसकी थॉट प्रोसेस बहुत ही उलझ जाती है। उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, जहाँ इसी उलझन की वजह से वो ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में सबको वांडा को खिलाने वाला था। मतलब सीधे साधे शब्दों में कहें तो विजन एक कंफ्यूज पर्सन की तरह था, वहीं अल्ट्रॉन अपने गोल के बारे में सटीक था। माइंड में कोई उलझन नहीं थी, इसलिए काम इतनी आसानी से हुआ, जो विजन नहीं कर पाता, क्योंकि पहले तो उसे सोचना पड़ता कि थैनोस है कौन और क्या चाहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन्फिनिटी स्टोन्स अल्ट्रॉन के पास इतने पावरफुल कैसे हो गए? तो इसका जवाब काफी कमाल का है। इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूजर पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जो है रेडिएशंस, यानी एक लिविंग क्रीचर के लिए इन्हें यूज करना बहुत मुश्किल होगा, जहां हम देख ही चुके हैं अगर एक नॉर्मल पर्सन इन्हें उठा ले तो क्या हाल हो सकता है। सो अल्ट्रॉन तो वैसे भी एक मशीन है जिस पर ऐसी कोई चीज का इफेक्ट नहीं होना था, और ऊपर से पीछे वाले पॉइंट में मैंने बताया है वो एक एल्गोरिथम है जिसका काम सिर्फ अपने टास्क को पूरा करना है, जो था डिस्ट्रक्शन। इसी वजह से अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स को काफी अच्छे से उनकी फुल पावर को यूज कर पाया। सिक्स्थ क्वेश्चन, अल्ट्रॉन ने इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ ईगो द लिविंग प्लैनेट को बाहर से ही तबाह कर दिया था, जबकि वो तो सेलेस्टियल है। तो क्या सेलेस्टियल्स इन्फिनिटी स्टोन से कम पावरफुल है? तो मेरा जवाब है हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि देखो यार, कॉमिक्स में तो बेशक इन्फिनिटी स्टोन सेलेस्टियल से पावरफुल हैं, लेकिन एमसीयू में हमें अभी तक नहीं पता। या फिर अल्ट्रॉन ने ईगो को कैसे मार दिया? तो इसका यही जवाब है कि सेलेस्टियल्स के भी पावर लेवल रहते हैं। अब इटर्नल्स के ट्रेलर में तुम सबने देखा ही होगा, एक सेलेस्टियल पूरी की पूरी गैलेक्सी को बना रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आगे दिखने वाला कोई सेलेस्टियल इन्फिनिटी स्टोन से भी पावरफुल हो, क्योंकि अब वैसे भी चीजें और खतरनाक होंगी। बाकी क्या बोल सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, अर्निम ज़ोला का एल्गोरिथम क्या सच में अल्ट्रॉन को कंट्रोल कर लेता? तो इसका आंसर है जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ज़ोला एक ऐसा लिविंग प्रोग्राम है जिसने एमसी में ये तक प्रिडिक्ट कर दिया था कि आगे जाके कौन कौन हाइड्रा के लिए खतरा बनेगा। यानी जो लोग सुपर हीरोज बने तक नहीं थे वो भी ज़ोला के लिस्ट में थे, बट फिर भी ये काम क्यों नहीं किया, ये तुम्हारा सवाल होगा। तो इसका जवाब ज़ोला ने खुद ही दे दिया था कि जब तक वो उसे कंट्रोल करता तब तक अल्ट्रॉन उनके यूनिवर्स को छोड़कर जा चुका था, यानी ऑल मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू अल्ट्रॉन खत्म हो गए थे। पर तुम ये कहोगे कि अल्ट्रॉन के पास तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, तो वो ज़ोला से बच जाता। वेल, ऐसा एक्चुअली नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अल्ट्रॉन है तो एक प्रोग्राम ही, और इन्फिनिटी स्टोन्स वैसे भी ऑटोमेटिकली काम नहीं करते, उन्हें पार्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। एंड नताशा ने एक बात और कही थी, ज़ोला एनालॉग पर भी बेस्ड है, मतलब डिजिटल कोड से बने अल्ट्रॉन के पता लगने से पहले ही वो उसमें एंटर कर सकता था। बट फिर क्या होता तुम्हें पता ही है। इसके अलावा जब अल्ट्रॉन को इन्फिनिटी स्टोन्स ऑलरेडी मिल चुके थे, तब भी वॉचर इस बारे में कंफर्म था कि ज़ोला उसे रोक सकता है, यानी ये बात हो सकती थी। एट्थ क्वेश्चन, वॉचर एमसी में सारी रियलिटीज को कहां से देख रहा था, और क्या वो मूवीज में यूनिवर्सल कैरेक्टर है? तो देखो, कॉमिक्स के मुकाबले एमसी में चीजें बहुत चेंज हुई हैं। वहाँ वॉचर मून से सारे रियलिटीज को देखता था, लेकिन इस एपिसोड में ये ऐसी जगह लग रही है जहाँ सारे यूनिवर्स कनेक्टेड हों, यानी नेक्सस ऑफ ऑल यूनिवर्सेस। बाकी एमसी में वॉचर यूनिवर्सल लेवल का ही कैरेक्टर है, बट वो रहता कहाँ है हम ये अभी नहीं कह सकते। हो सकता है वो किसी पॉकेट डायमेंशन से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो जो यूनिवर्स के साथ ही लगता हो, लाइक कॉमिक्स में ऐसे ही एल्स वर्ल्ड था।
9th क्वेश्चन, वॉचर की काफी तगड़ी फाइट इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन के साथ हमने देखी, ये बात उसे कितना पावरफुल बनाती है। तो देखो यार, अल्ट्रॉन के बारे में तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए एक परफेक्ट वेसल है। स्टोन्स की पावर अगर पूरी तरह इस्तेमाल करनी हो, वो भी बिना किसी दिक्कत के, तो ये उसके जैसे कैरेक्टर के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। मतलब वॉचर इन्फिनिटी स्टोन्स वाले अल्ट्रॉन से जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर वहीं ये एंड गेम में थैनोस के अगेंस्ट होता तो उसे हरा सकता था। क्योंकि यार तुम सब देख ही सकते हो, चाहे वो हारने की कगार पर था, लेकिन क्या कमाल की पावर दिखाई थी उसने। और अगर एग्जैक्टली कहूँ तो वो ईगो द लिविंग प्लेनेट से पावरफुल ही होगा, क्योंकि उसे तो अल्ट्रॉन ने ऐसे ही तबाह कर दिया है। और वॉचर इसी एपिसोड में अल्ट्रॉन के उस गैलेक्सी खाने वाले सीन में भी बच निकला था, वो भी बिना किसी स्क्रैच के। तो वो है तो काफी पावरफुल, लेकिन इस वर्जन ऑफ अल्ट्रॉन के खिलाफ कभी नहीं टिक सकता था। 10th क्वेश्चन, अल्ट्रॉन से हारने के बाद वॉचर कहाँ छिपा था? तो जवाब है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के डिस्ट्रॉय हो चुके उसी यूनिवर्स के क्रिस्टल में, जहां अल्ट्रॉन उसे ढूंढ नहीं पाएगा, बिकॉज अब वो यूनिवर्स मल्टीवर्स की खिड़की में है ही नहीं, यानी एक तरह से कहें तो वॉइड, लोकी सीरीज वाला ही, बट एक डिफरेंट लोकेशन पर, जिसे अल्ट्रॉन इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जिस पर वही जा सकता है जिसे इसकी लोकेशन पता हो। बाकी आखिर में एक थ्योरी थी जो इस एपिसोड से कैंसिल भी हुई है, लाइक थैनोस के अल्ट्रॉन के साथ कनेक्शन थे और उसी ने टोनी के माइंड में अल्ट्रॉन को बनाने का आइडिया दिया था। तो अल्ट्रॉन के थैनोस को इस तरह काटने के बाद ये थ्योरी तो यहीं रैप अप होती है, और हमारी वीडियो भी। जाने से पहले वॉचर से जुड़ी हर बात जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना, और सुपर हीरोज ने खुद को ही क्यों मारा ये यहाँ से देख सकते हो। मैंने आज के व्हाट इफ एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मैं लेट हो जाता हूँ। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। नाउ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।